The correct international wire color code uses brown for live wires, blue for neutral. That is लाइव वायर का क्या कलर होगा और इसके अलावा न्यूट्रल वायर का क्या कलर होगा और अर्थ वायर का क्या कलर होगा। इसके लिए एक न्यू कन्वेंशन आ गया। That is लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। तो तुम थोड़ा इधर उधर बैठा हो, गर्मी है भी अभी इसको। हाँ इधर आओ, अभी एसी के सामने बैठती हो, इसके पास बैठो अभी थोड़ा सुन लो। ठीक है, ये लोग गर्म प्रदेशों में रहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, तुम शीत कटिबंधीय। ये लोग सूडान कांगो से आए हैं, तुम आ रहे शिमला से, तो फिर इसीलिए फर्क है। चेन्नई टाइप से आई हुई है। नाउ ओल्ड कन्वेंशन क्या बताओ और न्यू कन्वेंशन। तो कलर कोड ऑफ वायर, अगर कलर कोड ऑफ वायर पूछा जाए ऑफ डिफरेंट काइंड तो यही आंसर है। पहले रेड हुआ करता था और अभी देखो कौन सा कलर है लाइव के लिए, ब्राउन फॉर लाइव। कैसा कलर होगा? ब्राउन फॉर लाइव। और बताइए न्यूट्रल के लिए कौन सा है? जैसे इसमें कलर दिख रहा है, तो कैसा है न्यूट्रल के लिए? पहले ब्लैक हुआ करता था और अभी कैसा है? ब्लू। ठीक है, अब वो रेड रखा उन्होंने, बल्कि उन्हें ब्राउन करना चाहिए। रेड ब्राउन में लोग पता लगा लेते हैं, रेड और ब्राउन, उसे भी ब्राउन ही करना चाहिए। तीसरा कौन सा अर्थ वायर के लिए बताइए? पहले ग्रीन था, अभी भी ग्रीन चलता है, लेकिन साथ में साथ और कौन सा है? तो कुछ लोग ग्रीन ही रखते हैं और कुछ लोग येलो रखते हैं। अब ये देखिए, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज, सम सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी, Yes, an electrical fuse is a safety device. It protects circuits from damage by excessive current. It has a thick इलेक्ट्रिकल फ्यूज देखें, कल आप लोगों को ऐसा फ्यूज दिखाया गया, ऐसा फ्यूज दिखाया गया ना, तो ये भी फ्यूज है। और अदरवाइज पहले के घरों में भी एक फ्यूज आया करता था, इस तरीके से कट आउट आता था। ये देखो, दैट इज, कई तरीके के फ्यूज होते हैं। बात नहीं करो ना। पहले इस तरीके के फ्यूज आते थे, इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो इसमें क्या होता था, एक कॉपर वायर बीच में लगा हुआ है और वो ऊपर से इसलिए बंद कर दिया कि किसी के हाथ में टच ना हो जाए, और जैसे ही कुछ होता था तो इसको हटाओ, ये निकल जाता फौरन, निकाल के कॉपर वायर, कॉपर नहीं है वो, लेड और टिन एलॉय है। तो उसको लेड और टिन एलॉय का लोग इतना बड़ा पीस रखते थे घर में, तोड़ तोड़ के लगा देते थे। सही है, तो ये भी चीज है। सब सेफ्टी डिवाइस मैंने पहला क्या बताया? इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या चीज होती है? देखिए, इट इज लो मेल्टिंग डिवाइस। तो ये इस तरीके से होगा, ये लो मेल्टिंग डिवाइस है, दोनों तरफ दो मेटल एंड कैप होते हैं। यहाँ क्या होते हैं और इनके बीच में क्या होता है? ये वायर होता है। और ये वायर किसका बना हुआ है? लेड टिन एलॉय। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए लिख देना PbSn एलॉय। सही है? सो इट इज लो मेल्टिंग डिवाइस। ये लो मेल्टिंग डिवाइस है, विच इज यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग में इसका यूज किया जाता है। इट इज ग्लास ट्यूब
with two metal end cap, with two metal end caps connected with, और आपस में कैसे कनेक्टेड है, connected with lead tin alloy, lead tin alloy से बना हुआ होता है, which has low melting point, which has low melting point। और मार्केट में ये किस किस कैटेगरी में आता है, तो आपके बुक में आया हुआ है, ये एमसीक्यू लास्ट ईयर पूछा गया था प्री बोर्ड में, तो अभी फिर से देख लो, हमारे यहाँ के बच्चे गलत करके आ गए थे, तो आप देख लीजिए, गलती न करिएगा। नाउ इलेक्ट्रिकल फ्यूज देखो किस किस रेटिंग में आता है, अगले पेज पे देखो, इट कम्स इनटू रेटिंग ऑफ 1 एम्पियर 2 एम्पियर, अलग अलग रेटिंग के आते हैं। कहीं मिल रहा है आपको, इसमें दिया है, नहीं दिया है तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिकल फ्यूज देखो, वहां मिल जाएगा, अलग अलग रेटिंग के आते हैं, 100 से चेक करना, लास्ट पेज पे मिलेगा। ये पेज 218। सो द फ्यूजेस आर यूज्ड, ये प्रैक्टिकल अप्लायंस इलेक्ट्रिसिटी में मिला। इलेक्ट्रिकल फ्यूज किस किस में आते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट में मिला है। तो उसमें पूछा था 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, तो बच्चों ने 4 को भी टिक कर दिया कि ऑल, जबकि 4 का नहीं आता है। ये क्वेश्चन पिछले प्री बोर्ड में आया था, अर्चिता ने जो है कि टॉपर लड़की थी, 1 नंबर वहीं गंवा के आई थी, 79 नंबर। हमने कहा वो छोटी सी चीज पढ़ के चलिए। चलो, तो कौन कौन से, इट इज मेड ऑफ रेटिंग, ये सारी रेटिंग लिखो। इट कम्स इन मार्केट, इट कम्स ऑफ रेटिंग, इसकी कौन कौन सी रेटिंग होगी बोलो, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, उसका फोटो वहां लगा है, उसी में लगती की थी, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर, और कौन सा है 10 एम्पियर। इफ मोर देन द रेटेड करंट पासेस थ्रू इट, मान लो ज्यादा करंट पास हो गई तो क्या होगा बताओ, तो ये ड्यू टू जूल्स हीटिंग लॉ, उसमें हीट ज्यादा हो जाएगी और वो मेल्ट हो जाएगा। इफ मोर देन रेटेड करंट, अगर बिश्नोई इसमें से रेटेड करंट से ज्यादा करंट पास हो गई, मोर देन रेटेड करंट पासेस थ्रू इट, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारी जगह बैठ गई है, उसको ठंडक लग रही, तो मैंने उसको तुम्हारी बंद कर दिया, तो तुम्हारी नहीं दे दो, तुम्हारी दे दो। चलो, इफ मोर देन रेटेड करंट पासेस थ्रू इट, सेंटेंस पूरा करिए। इट विल मेल्ट एंड क्या करेगा बताइए, ओपन द सर्किट एंड सेव अवर कॉस्टली अप्लायंसेस। और सर्किट ही ओपन हो जाएगा तो हमारे घर में स्पार्क नहीं होगा। तो मोर देन ओपन द सर्किट एंड सेव, अगर सर्किट ओपन कर गया एंड नो करंट विल पास थ्रू अप्लायंस, और इस तरीके से सेव्स आवर कॉस्टली अप्लायंस। ये 50 पैसे का आता है, बाजार में कितने पैसे का आएगा, अगर तुमको फिर रिप्लेस करना है तो दूसरा लाख 100 के पीस में मिलता है, 50 के पीस हट से। स्प्रिंग लोडेड होता है, जैसे एक स्प्रिंग लोडेड बैटरी नहीं होती है, उसको हटा, इसको ज्यादातर सभी में पाया जाता है। एंड सेव्स आवर कॉस्टली अप्लायंस। आगे देखिए, नाउ हमें क्या करना चाहिए, दैट इज कैलकुलेट टोटल पावर। तुम्हारे घर में कितने कितने की टोटल पावर कैलकुलेट कर लो। मान लो ये 2 किलोवाट का, ये 1 किलोवाट का, ये 150 वाट का है, और फिर उससे ये पता कर लो तुम्हारे घर में टोटल करंट कितनी आएगी। सब चीज तुम्हारे घर में चल रही है, तो पहले कैलकुलेट टोटल पावर ऑफ ऑल डिवाइस रनिंग एट होम, जो तुम्हारे घर में चलती है। तो क्या क्या तुम लोग चलाओगे रनिंग एट होम। सर मतलब 6, 7, 8 और 9 एम्पियर का नहीं होता है रेटिंग।
नहीं, यही एम्पियर है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई और होगा तो फिर यही है। तो जैसे मान लीजिए तुम्हारे घर में एक इलेक्ट्रिक आयरन चल रहा है और एक फ्रिज है, ठीक है, इसके अलावा एक कूलर भी चला रहे, कितने से चला रहे हो, तो ये 1 किलोवाट का है। एक फ्रिज है तो दैट इज 300 वाट का होगा, या 300 से 300 लेगी, अभी आजकल बहुत एफिशिएंट फ्रिज आए हैं। कूलर 500 वाट का है। अगर 4 पंखे चल रहे हैं तो दैट इज 150 इंटू 4 600 वाट। 4 लाइट जल रही हैं तो 20-20 की हैं तो 20 इंटू 4 दैट इज 80 वाट। और किसी के अगर एक एसी भी चल रहा है तो 1.5 किलोवाट, 1 एसी भी चला रहे हो तो 1.5 किलोवाट, तो कितना हो गया 1500 वाट। तो टोटल कितना हो गया जरा बताइए। टोटल 1 किलोवाट को क्या कहा गया है, 1000 वाट। तो अब टोटल करो जरा, 250, तो 250 300 मतलब 250 2500 3000 3980 3980 है। तो तुम और थोड़ा कुछ ले लो, 3980 वाट। तो आपको इतना वाट हो गया। और ये मुझे बताओ कि करंट क्या होती है, P इज इक्वल्स टू, तो दैट इज जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसका मेन लाइन वोल्टेज कितना है बताइए। दैट इज सप्लाई लाइन वोल्टेज कितना आता है, कल बताया था, वोल्टेज 220 वाट है। और जो इंडस्ट्रियल एरिया में वो 440 वाट है, इसका डबल आता है, वहाँ मशीनें चलती हैं। तो ये बताइए कितना तुम्हारे यहाँ आया किलोवाट, वाट में लो, तो दैट इज इतना वाट आ गया। तो करंट कितनी होगी 3980, इट इज 220 इंटू आई, तो आई कितना हो गया 39 और 220, 0 से 0 कटा। अब इससे इसको कट करो, आ जाइए। तो सर मम्मी हम आपको लोग 11:40 बजे सही बात। ऐसे पूछने आए पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो अब मान लीजिए आप एसी नहीं भी चला रहे, मैं एसी को हटा दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2980। ऐसा भी होता है कि हर चीज़ हर समय नहीं चलती है। मैं ये कह रहा हूँ अगर एसी लेते भी हो तो आप इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रिक आयरन चला रहे हो तो एसी बंद कर दो, तो उससे क्या होगा कि लोड ज़्यादा नहीं आएगा। नहीं तो लोड ज़्यादा आ जाएगा। सभी चीज़ क्या चारों बल्ब एक साथ तो नहीं जलते हैं, बहुत कोई होगा जब कोई फंक्शन होगा तभी चलेगा, अदरवाइज इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब ये 2980, तब 2980 करिए तो इसको डिवाइड करिए तो इससे पता चलेगा 298 है, तो दैट इज 22। और फिर कितना हो गया नाउ 78, तो ये कितना हो गया 3। तो आपको 15 एम्पियर की रेटिंग का भी फ्यूज आएगा, तो फिर वो लेना चाहिए।
इससे ऊपर के भी आते हैं डोमेस्टिक के, तो इस ऐसे कैलकुलेट करके लिया जाता है। ओके, जितना है उससे थोड़ा सा ऊपर का ही 17 है तो कितने वाला है। पिछले का पिछले वाला 17.9 क्या चीज 17 है तो फिर और ज़्यादा रेटिंग का फ्यूज दे लो। जैसा आपके यहाँ करंट आ रही है तो उस तरीके से आपका फ्यूज होना चाहिए। एवरेज घर में 4.5 एम्पियर का होता है। मान लो जैसे थोड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं तो 4.5 एम्पियर में सब कुछ हो जाता है। तो 5 एम्पियर का फ्यूज इट इज सजेस्टेड फॉर डोमेस्टिक यूज। 5 एम्पियर फ्यूज इज सजेस्टेड। सर अभी वहाँ पे 3980 39 तो 2980 लिख लीजिए। तो डोमेस्टिक यूज के लिए कितना आपको सजेस्ट करना है? मान लीजिए अगर आयरन चल रहा है तो दो चीज बंद कर दो, कूलर और सब बंद कर दो, ऐसा करो। अगला देखिए, ये फर्स्ट सेफ्टी डिवाइस आपको पता चल गई। अगला देखिए, दैट इज अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर, its one end is connected to metal body which is used by user. Metal body of appliance use which is, ठीक है, हैंडल्ड बाय यूजर। जैसे फ्रिज हो गया, इट्स वन एंड इज कनेक्टेड। कहाँ पर कनेक्टेड होगा हर्षिता? टू मेटल बॉडी, जैसे कल फ्रिज में बताया था, ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंस। सर जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है तो 4 एम्पीयर का क्यों नहीं आता? जो रेटिंग है बाजार में वही आएगा। कोई ये नहीं 4 एम्पियर, जैसे तुम 3 एम्पियर से ऊपर के तुम्हारे करंट ड्रॉ है तो 5 वाला ले लो। थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है घर में तुम एक नई डिवाइस लाए वो भी लगाओ। ऐसा कोई थोड़ी कि फ्यूज की वजह से तुम जीना छोड़ दोगे। तो थोड़ा सा एक्सेस में करके लिया जाए। ऐसा थोड़ा है तो थोड़ा सा ऊपर ओवर ड्रॉ तो ले सकती हो ना किसी से करंट। दो तुमने कभी जला दिए वहाँ रोज फ्यूज ही बदलने जा रही हो, वैसा नहीं। सही है। तो अगर 13 का आ रहा है तो 15 का यूज करना है। ये नहीं कि तुम्हें 13 का ही लगाना है। 1 एम्पियर ज्यादा लेके चलना है, 2 एम्पियर ज्यादा। अब बहुत ज्यादा ले लोगे तो भी गड़बड़ है, सब कुछ जल जाएगा, फ्यूज जला ही नहीं, तो क्या फायदा? बताओ। तो मेटल बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंस एंड अदर एंड इज डीपली बरीड अंडरग्राउंड। और दूसरा एंड क्या होना चाहिए? एंड अदर एंड इज deeply buried underground. Now, in case accidentally, if there is leakage current to the metal body, so in case, ठीक है, there is leakage current. लीकेज का मतलब है कि कुछ ना कुछ, कई बार थोड़ा थोड़ा, कहीं पर आप देखते हो शॉर्ट सर्किट होती है, कहीं पर करंट आता है ना, हाथ दीवार पर भी हाथ रख दो तो करंट आता है। लीकेज करंट इन मेटल बॉडी, देन अर्थिंग वायर क्या करता है बताइए पलक? अर्थिंग वायर बाईपासेस इट, बाईपास कर देगा directly to ground and saves the user from electric shock. उसको झटका नहीं लगेगा। saves the user from electric shock. electric shock से उसे बचा देगा। saves the user. What does it mean by earthing? ये तो तुमको पता चल गया कि ये सेफ्टी डिवाइस है। अर्थिंग का क्या मतलब होता है, या ग्राउंडिंग का क्या मतलब होता है? That is directing या routing the leakage current. लीकेज करंट को रूट कर देना। of any device to earth is called earthing. It is a safety device क्योंकि ये हमको इलेक्ट्रिक शॉक से बचा रहा है।
तीसरी चीज क्या है? MCB, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सो बाजार में अर्थिंग वायर तो आपने देख लिया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हमने आपको कल दिखा दिया था, ऐसा होता है। बहुत सारी इमेज है, ये देखो ऐसी है, इसमें 3 एक साथ, वैसे वहां पर भी था। ऐसे जितने भी देखोगे ये सब ऐसे बहुत सारे आते हैं, ये सब MCB है। सभी के घर के बाहर आप देखोगे सबके यहाँ लगे, आजकल सबके घर में ये लगे। फ्यूज तो एक एडिशनल है, ये उससे पहले अपना काम कर देता है, फ्यूज को भी नहीं जलने देता, अप्लायंस को भी। ट्रिप ऑफ हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो इसको कहते हैं ट्रिप ऑफ हो गया है। ये तो मम्मी को भी आपके पता है कि MCB ट्रिप हो गया, जाके फिर से ऑन कर दो, ये वर्ड उनको भी पता है। If there is a sudden fluctuation in current, sudden rise या sudden drop है, तो तुरंत ये ऑफ कर देगा। और जब तक वो आपका अप्लायंस ठंडा नहीं हो जाएगा, कई बार वायर हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाएंगे, फिर वहां से मेल्ट होकर गिर जाते हैं। सर्किट ब्रेक होता था, सर्किट ब्रेक। हाँ, ट्रिप ऑफ हुआ तो सर्किट ब्रेकर नीचे की ओर ये ऑफ है, ऊपर ऑन होता है, ये ऑन है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हमारा थर्ड है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB। It is additional safety device या safety device used in domestic circuit। ठीक है। अच्छा, ये स्प्रिंग लोडेड होता है, इट इज स्प्रिंग लोडेड एंड कम्स इन वेरियस रेटिंग। अगर हैवी अप्लायंस है तो बड़ा MCB लगेगा, कम्स इन वेरियस रेटिंग्स। 6 एम्पियर का भी आएगा। अब इसमें कुछ लिखा हुआ है, MCB कितने का है? 15 एम्पियर लिखा है, एम्पियर कुछ नहीं लिखा, 3000। तो समझो 30 एम्पियर की रेटिंग, 3000 एम्पियर, एम्पियर नहीं, इतना नहीं। 3000 एम्पियर में डाल, ऐसी बात नहीं। 50 हर्ट्ज हो गया, 3000 एम्पियर तक है। चलो बस आप रेटिंग लिखो, बाकी तो मैं देख के बताऊंगा ऐसे क्यों लिखा। सर फैन बंद करो सर। ये फैन आगे देखो, if there is sudden fluctuation, if there is sudden rise or fall in current, sudden rise होगा, इसको सेंस कर लेना, sudden rise or fall in current, then MCB क्या होगा? Trips off। Trips off जब मैं कह रहा हूं तो that is fall down। Fall down opens the circuit, और इससे क्या होगा? Opens the circuit and saves our costly appliance and saves। और कब ये ऑन होगा? Costly appliance। It will not be on until the fault is rectified। जब तक कि उसको सुधार नहीं लोगे तब तक ऑन नहीं होगा, अलाउ ही नहीं करेगा, तो आपको किसी को बुलाना ही पड़ेगा। So it will not be made on। बार बार ऊपर करोगे फिर गिर जाएगा। आप सोचोगे स्प्रिंग लोडेड है, ऑन कर दें, अपना काम निकालें, वो फिर से तुरंत 1 सेकंड में गिर जाएगा। So it will not be made on until the fault is rectified। अच्छा, पहले क्या होता था, वो इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता था, तो इस तरीके की डिवाइस आती थी। तो इसमें ये जैसे अभी मैंने पीछे नहीं दिखाया कि इस तरीके का फ्यूज होता था, और इसमें एक वायर ऐसे ऊपर से नीचे लगा रहता था, और उसको ऊपर से कैप लगा दिया जाता था। तो जैसे घर में बार बार मेल्ट हो रहा, मम्मी कहती थी जाओ उसको 4 बार मोड़ के लगा,
काम तो चलेगा, घर का सब चलेगा, और 2-4 चीजें जल जाती थी। मोड़ने से फायदा क्या, घर का काम चला रहे, अभी का देख रहे हैं, एमसीबी गड़बड़ घोटाला नहीं करेंगे, ट्रिप कॉपी हो जाएगा, तुम उसमें क्या लगाओ। पहले के लोग यही करते थे। अच्छा सब मेल्ट हो जाए, जब कॉपर वायर लगाया, मोटा कॉपर वायर कभी नहीं जलेगा, और सब जल जाएगा, वो नहीं जलेगा। सही, वो चीज कोई फायदेमंद है? अमीर लोग ये गड़बड़ घोटाले करते थे, और जब पापा आते थे मम्मी कहती थी हमें क्या पता। हम लोगों को मालूम ही नहीं था क्या करवाया जा रहा है, लेकिन हम ही लोग सब गड़बड़ी किए। ना अब जरा देखो, दैट इज एक और आप इसकी वो देख लीजिए, ये ज्यादा आसान है क्योंकि 4 नंबर का आएगा, तो इस डायग्राम को बनाना। डायग्राम आ सकता है? हाँ, ये डायग्राम में बहुत कुछ है, ये क्या है कि केस स्टडी में आ सकता है। तो एक आगे एमसीबी देखिए, नाउ ये ऐसे एमसीबी है, और ये दूसरा, ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर की लाइनिंग भी आगे जा रही है। अब यहां पर ऐसे बना लें, ऊपर वाला रेड कलर से बनाइए, वो लाइव वायर है, और ये दोनों हैं। इस सिंबल को कहते हैं अर्थिंग, दिस सिंबल इज कॉल्ड, तो आपने इसको अर्थिंग दे दी। ये क्या चीज कहलाएगी? आइए इसने यहां ये देखो, इसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इसमें मैंने एक मीटर नहीं लगाया, इसी को मीटर कहिए, ठीक है? तो इसको क्या कहेंगे? इसको लिखे इलेक्ट्रिक मीटर, ऐसा सिंबल बना दे। बुक में ऐसा मीटर बना हुआ ना, तो इसको लिखो इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये ज्यादा अपीलिंग डायग्राम है। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक मीटर। तो इसमें कुछ ऐसे रीडिंग आएगी, इलेक्ट्रिक मीटर। और ये क्या है? एमसीबी। ये क्या है? लाइव वायर, एंड दैट इज न्यूट्रल वायर। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट आर द प्रिकॉशंस? हाँ, वो ओपन है और उससे कनेक्शन दे दिया जाए। आगे जो लास्ट आपका जा रहा है बस वो वहां तक है, उसको सीधा थोड़ी कनेक्ट करो। मान लो जैसे सब लेके यहाँ पे आ गए, तो यहाँ तो वो ओपन ही है, यहाँ से और किसी को देना होता है, दोनों को कनेक्ट थोड़ी कर दोगे, नहीं तो फिर तो सीधा कनेक्ट करंट उसी से चली जाएगी। ठीक है, तो आपको बस जहां तक जा रहा है लग रहा है। अगर गलती से वो टच हो गया एंड पे टच नहीं होगा, वो पिन से लगा देते हैं स्क्रू से, आखिरी बोर्ड पे लगा देते हैं। चलो, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन while using electrical appliance? ठीक है, पहली चीज, डू नॉट यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बेयरफुट। कभी भी तुम आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन या कुछ भी आप यूज कर रहे हो, फ्रिज भी यूज कर रहे हो, तो बेयरफुट मत यूज करो। डू नॉट
यूज इलेक्ट्रिकल एप्लियंस बेयर फूटेड। सर वो फर्स्ट वाला बल्ब है क्या? क्या ये बल्ब जला दिया? बल्ब में मैंने 2 पिन प्लग लगाया है और इसमें मान लीजिए जैसे है, अब इससे तुम किसी को स्विच दे सकती हो। यहाँ ये सॉकेट है, जब भी सॉकेट होगा तो उसके साथ एक स्विच भी होगा। जैसे ये सॉकेट है तो स्विच है, उन्होंने एमसीबी दे दिया, वरना हर एक के साथ तो एक स्विच होता है। ये देखो ये सॉकेट है। अवॉइड मल्टी पिन प्लगिंग, ये बिल्कुल गलत किया गया है, ऐसा आप मत करें। एक ओवरलोडिंग, इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। आप 5 एम्पियर से 10 एम्पियर ड्रॉ कर रहे हैं, जूल हीटिंग लॉ हो जाएगा, ये सब यही जग जाएगा। इनका क्या होगा? ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सर फिर ये आपने की तरह, क्या आपने की तरह ये सब 1-1 एम्पियर वाले हैं, कुछ झिलमिल जल रहे हैं। ये क्या है कि बहुत बड़े बड़े हैवी लोड्स नहीं अप्लाई कर। ऐसा नहीं कि तुम उसी में फ्रिज लगा दिए, उसी में आयरन लगा दिए, एसी भी उसी में लगा दिए, बड़े बड़े नहीं लगाओ। हमारे तो ये झिलमिल वाले हैं, कोई 0.1 एम्पियर, कोई 0.2 एम्पियर, मिल के भी उतना नहीं बना पाते। और बहुत सारे तो जलते ही नहीं, इसकी लाइट सब ऐसे लगी है बस। बोलो बात समझ आ गई? कोई इस पे बड़ा लोड नहीं, लेकिन फिर भी क्या कहा गया बताइए? अवॉइड मल्टी पिन प्लगिंग, ऐसे मत करो किसी चीज में, बहुत सारे एक ही में। बनते क्यों हैं? ये देखो बनते हैं लोगों के यूज के लिए, ऐसे नहीं करना बहुत सारे। सर आजकल इसके लिए फिर वो मल्टी जैसे बोर्ड आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, घटिया कंपनी का यूज करना। सर ये बीच में आप कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव आज सही है। तो उसको जो फिर एडिट कर रखा है तो उसका तो हाँ उसी से जाएगा, लाइव वाला लाइव। ये देखो मल्टी पिन प्लगिंग समझ में आया? इट कॉजेज ओवरलोडिंग, इससे क्या होगा बताओ? What is overloading? How it is dangerous to life? It can lead electrical spark. इससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो जाएगा, और उससे क्या होगा? It burns costly material and it leads to that is death. सही है, इसे ओवरलोडिंग कहेंगे। तो अवॉइड मल्टी पिन सॉकेटिंग, ओवरलोडिंग, ठीक है? लिखो अवॉइड। दूसरा काम क्या करना है? अवॉइड मल्टी पिन सॉकेटिंग। इट ये क्या करता है? इट ओवरड्रॉज द करंट देन द रेटेड करंट ऑफ सॉकेट। 5 एम्पियर का सॉकेट है, उससे आप 12 एम्पियर लोगे तो क्या होगा? तो इट ओवर ड्रॉज द करंट। कभी तुमने किसी सॉकेट को मेल्ट होते हुए देखा या जलते हुए? ऐसा हो जाता है, कई बार जल जाता है ये सॉकेट। सो इट ओवरड्रॉज द करंट फ्रॉम सॉकेट। अच्छा, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। और क्या होगा बताइए? ओवरड्रॉज एंड कॉज, और उसकी वजह से क्या होगा बताओ? कॉज ओवरलोडिंग। ओवरलोड इसे कहते हैं। क्या उस सॉकेट पे ज्यादा लोड दे रहे हो, ज्यादा चीज चला रहे हो तो लोड ज्यादा पड़ रहा है उस पे। ओवरलोडिंग कॉजेज हीटिंग ऑफ सॉकेट, या ओवरलोडिंग लीड्स इलेक्ट्रिकल स्पार्क एंड इट इज फैटल, ये जानलेवा हो सकता है। ओवरलोडिंग कॉजेज इलेक्ट्रिकल spark and lead to damage body parts, और डेथ। इलेक्ट्रिकल स्पार्क अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्पार्क इतनी आसानी से रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अगर किसी की इलेक्ट्रिकल स्पार्क में इवन बॉडी का इतना डैमेज हो जाता है कि आप जैसे हाथ की उंगली जल गई है, इसको तुम कैसे रेक्टिफाई करोगे? तो किसी को इलेक्ट्रिकल स्पार्क से अगर ऐसे जलेगा तो ठीक कर पाओगे?
देख ऐसा क्या करें? सर तो फिर ये स्प्रिंकलर से सर ये एक मिनट वापस सर ये फिर बाद में ट्रीटमेंट कर देते हैं, हमने काट देते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं। एम्प्लीटी करते हैं एम्प्लीटी। चलो ये कट भी कर देंगे हम लोग, बाद में करेंगे। ठीक है, ये इस क्लास के बाद होगा ऐसा। अभी पढ़ते हैं। सर जो डायग्राम है उसका हमने दोनों स्विच बनाया है। बोलो। जो डायग्राम है उसमें हमने दोनों स्विच बनाया है। दो स्विच है, ये सॉकेट है और ये सॉकेट है, इसका ये स्विच है। ये थोड़ी है कि तुम लगाओगे जैसे ही लगाओगे सब जल जाएगा, तो ऐसे नहीं है कि लाइट पे नहीं लगाना है, वो भी स्पार्क कर सकता है, ऑफ करके लगाना है। ये घर में बोला गया ना आपसे, तो स्विच ऑफ करके। ये इसका सॉकेट और स्विच तुम जो लगाओगे जल जाएगा। अभी मैं इसे बल्ब लगाऊं जल जाएगा, लेकिन स्विच ऑन ऑफ तो होना चाहिए। बार बार सॉकेट ऑन निकालोगे डालोगे थोड़े उसमें। चलो अगली चीज, इसके पहले आप ये समझिए, ठीक है, दैट इज अगली चीज, व्हाट इज ओवरलोडिंग। इसको अलग से लिखो पहले, अगले पेज पे अगल बगल। ओवरलोडिंग क्या होता है? व्हेन, ठीक है, मैनी प्लग्स, मैनी 2 पिन या 3 पिन plugs are connected to same socket, जिसमें सारे प्लग जाते हैं उसको सॉकेट कहते हैं। तो सॉकेट उसमें लगा है, ये जो मैं डाल रहा हूं ये प्लग है, इसमें तीनों 2 पिन प्लग लगे हैं, चेक कर लो। तो आर कनेक्टेड टू सेम सॉकेट, देन इट ड्रॉज, ओवर ड्रॉज द करंट, ओवर draws the current, then the rated current, then the, हर एक सॉकेट का रेटिंग आता है, then the rated current of socket, ठीक है। इससे क्या होगा जरा चेक करो। मान लीजिए तुमने किसी से, ये है, इन दोनों पे एक वायर लगाया और तुम्हें मालूम है वायर ऐसे मुड़े हुए आते हैं, ऐसा देखा है। और ये लास्ट में तुमने इसी वायर में यहां पर एक बल्ब लगा दिया और ये बल्ब जला रहे हो। अब मुझे बताओ, ये वायर तुम जैसे करोल बाग या दिल्ली के किसी पुराने एरिया में रह रहे हो, 25 साल से लगा हुआ है, तो क्या इसकी प्लास्टिक गल जाएगी? गल जाए, कभी ऐसा हो जाता ना, बहुत सड़ जाएगी, गल जाएगी। ऐसे भी पुराने वाले ऐसे मोड़ो तो उसका कॉपर दिखने लगता है, ऐसा हो जाता है कि नहीं? सो अल्टीमेटली इफ दिस वायर या इसकी कोटिंग या इसका इंसुलेशन फ्रेड हो जाए, इफ देखो लाइव वायर, और ये कैसा है? न्यूट्रल लेफ्ट वाला लाइव होता है। इफ लाइव वायर एक्सीडेंटली कम्स इन, यहीं पे अगर टच हो जाए, एक्सीडेंटली किस पे टच हो जाए? comes in contact with neutral वायर, एक लाइव एक न्यूट्रल, यहीं पे वायर ये ओपन हो जाए, उसका प्लास्टिक हट जाए, तार से तार छू जाए, तो क्या वो इस रजिस्टर को बाईपास कर देगा और यहीं से करंट आएगी, इसी में चली जाएगी। और ऐसी स्थिति में तुम जरा मुझे बताओ कि V इज इक्वल टू क्या होता है, और ये मुझे बताइए कि I क्या होता है? V बाई R। और अगर R ही 0 हो गया, ये इसी से यहां से आया, यहीं से इसमें चला गया, यहां गया ही नहीं। इफ लाइव वायर एक्सीडेंटली कम्स इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर बाईपासिंग द रजिस्टर, रजिस्टर खत्म, तो बोलो करंट कितनी हो गई आयुषी? रेजिस्टेंस खत्म। बहुत अच्छा, सबसे पहले आयुषी ने बताया इन्फिनिटी, हर चीज इन्हीं को मालूम, क्योंकि नीचे 0 है तो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। और अगर इन्फिनिटी हो गया तो जूल्स हीटिंग लॉ के हिसाब से कितनी हीट पैदा होगी? इन्फिनिटी का स्क्वायर। थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस कॉपर का होता ही है, तो इनटू RT। तो इट क्या होगा? इट राइजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अगर सीधा हो जाए, और नहीं अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो यहां से तार निकालो और इसमें डालो, फिर देखो एक तार डाल लो, छोटा सा तार, और इससे निकाल के इसमें डाल दो। जब मम्मी पापा ना हो तभी करना। और मजा देखिए, आपके घर में ही उजाला, स्पार्क्स
समझ में आएगी बात कि नहीं? सिर्फ कुछ नहीं, इससे तार लेके इसमें डाल देते अकेले ये काम। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल, वही चीज यहाँ हो रही है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल स्पार्क? अब ये समझो इलेक्ट्रिकल स्पार्क क्या है। ओवरलोडिंग समझ में आ गया? इफ लाइव वायर, इसे नोट करो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ लाइव वायर, सर इट क्या लिखते हैं? बोलो, It's the last it overload. overdraws the current than the rated current. अब ये इसका आगे लिखा ही नहीं है, ठीक है? It leads to melting of socket, और अगर सॉकेट ही मेल्ट हो गया तो क्या उसके अंदर अंदर लाइव और वो मिल के आपस में कांटेक्ट में नहीं आ जाएंगे? और कांटेक्ट में आ गए तो वहीं पर ही आग निकलनी, ठीक है? दैट इज, अब ये देख लो, सर ऑफ है, लाइट ऑफ। चलिए अब देखिए, बढ़ा दें? इलेक्ट्रिक स्पार्क ड्यू टू ओवरलोडिंग। ये देखो, क्या तुमने ऐसा कुछ देखा अपने घर में? यस सर, यस सर। ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है। अगर कहीं पर सर्किट में ऐसा दीपावली में कभी देखे हैं? यस सर। ये चीज इलेक्ट्रिक स्पार्क, सही है? देखो नाउ, तो क्या होगा बताओ? इट लीड्स टू, जब ओवरलोडिंग करोगे तो क्या होगा? इट लीड्स टू इलेक्ट्रिक स्पार्क। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा। इट लीड्स टू इलेक्ट्रिक स्पार्क एंड लॉस ऑफ कोलेटरल्स एंड लाइफ, यानी जान और माल का नुकसान। माल भी तो तुम्हारे पास कुछ होगा। एंड लीड्स टू लॉस ऑफ कोलेटरल्स एंड लाइफ, ठीक है? ये हुई जान, ये हुई माल। जान माल का नुकसान नहीं होता, कहते हैं जान माल की हानि। अब देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक स्पार्क? इलेक्ट्रिक स्पार्क क्या होता है बताइए? व्हेन ड्यू टू फ्रेइंग ऑफ केबल, किसकी वजह से? फ्रेइंग ऑफ केबल एंड लॉस ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन उसके ऊपर का जो है वही हट जाए। फ्रेइंग का मतलब है धीरे धीरे उसकी कोटिंग उतर जाना। अल्टीमेटली थिंग्स आर डिकेइंग। फ्रेइंग, ठीक है, ऑफ केबल, या किसकी वजह से? लॉस ऑफ इंसुलेशन। क्या होता है? दैट इज फ्रेइंग ऑफ केबल, लॉस ऑफ इंसुलेशन, लाइव वायर एक्सीडेंटली comes in contact with, निष्ठा सेंटेंस पूरा करो, एंड बाईपास बहुत अच्छा सही है। कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर को कहाँ कर रहा है? बाईपास किसको कर रहा है? उससे होके जाना चाहिए, वो ड्यू टू वहां से नहीं गया, इसको यहां से होके इसमें से जाना चाहिए ना। लाइव वायर से करंट आई, अब बोलो मान लो इससे आई और इसके बाद किस में गई? बल्ब से गई, और तुम इसको यही छुआ दो
तो बोलो उसको आसान रास्ता मिल गया तो इससे जाएगी। अब बिल्कुल ओपन वायर रखो, ऐसे ही टच कर लो, बाईपास कर लो। अब मैंने वहां देखा, वो भी एक ही बात है कि नहीं? बोलो बात सही है। एंड बाईपास द, देर से बोलती हो, रजिस्टर, एंड बाईपास द रजिस्टर। अगर रजिस्टर को बाईपास कर दे तो क्या होगा बताओ? अभी सारा केस बताया तो आई इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी आईसी ने बता दिया था, और फिर जूल सीटी लगा दिया। सही है? बाईपास द रजिस्टर, दिस कॉजेस, सर फ्रेम का मतलब? फ्रेइंग का मतलब है उस गल जाना, कोई चीज गल जाना। वायर भी गल जाते हैं मालूम है? डिकेइंग फ्रेम, दिस कॉजेस, क्या होगा? ठीक है, सडन राइज इन करंट विच लीड्स टू burning of cable and electric discharge. This causes sudden सर रेजिस्टर सर, ओ आएगा ना? के बाद ओ आता है। sudden rise in current along with flash and heat. किसके साथ आएगा? देखो फ्लैश दिख रहा है तुमको यहाँ पे, flash and heat. It leads to burning of man and material. इससे कौन जल जाएगा? Burning of man and, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? मैन का तो फिर भी जब पुनर्जन्म हो जाएगा, मटेरियल का क्या करोगे? मैन का रीइंकार्नेशन हो जाता है, मटेरियल का हो पाएगा? अगली चीज, अभी तुमको दो बताएं, इसके 10 पॉइंट हैं और सभी इंपॉर्टेंट है, 10 लिखो। तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा है। चलिए, कि टाइम टू टाइम, ठीक है, इफ रीवायरिंग ऑफ हाउस इज टू बी डन। मेरे घर में 9000 बिल आता था, रीवायरिंग के बाद 3000 हो गया। सारा जो लीकेज करंट था भाई, उससे करंट आ रही, वो दीवार में जा रही, उसका भी मैं पैसा दे रहा हूँ। सर ये क्वेश्चन तो क्या अच्छा ही है? उसकी नई कोटिंग हो गई, सब वायर बदल गए, एक साथ में सारा पैसा सर, इसी आंसर का पार्ट है कि अलग अलग का? हाँ? इसी आंसर का पार्ट है? नहीं, इसके दो के बाद अब तीसरा, क्योंकि मैंने ओवरलोडिंग का मतलब तुमको सिखाया, वो पता तो चल गया ना आपको इलेक्ट्रिक इस बात होता क्या है। अब तीसरे पॉइंट पे आओ। तो रीवायरिंग ऑफ हाउस टू बी डन, ठीक है, इफ इट इज ड्यू। अगर ड्यू हो जाए, ऐसा नहीं कि 10 साल में तो ड्यू हो जाता, 10 साल में गल जाता। रीवायरिंग ऑफ हाउस टू बी डन इफ इट इज ड्यू। डू नॉट यूज घटिया कंपनी वायर्स एंड सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तुम सोचो सस्ता मिल रहा है, एक 5 का भी आएगा, एक 15 का, कभी भी घटिया नहीं लाना, वो तुम्हें मैन एंड मटेरियल चले जाएंगे। और मटेरियल कहाँ से आओगे ना? सही है? डू नॉट यूज, ठीक है, ऐसा कर देना, डू नॉट यूज ये घटिया कंपनी को क्या कहते हैं? दैट इज पुअर क्वालिटी वाइज, बैड क्वालिटी या लोअर क्वालिटी। लोअर क्वालिटी, एक उषा की भी प्रेस आती है, एक घटिया भी आएगी। लोअर क्वालिटी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उससे महंगा पड़ेगा, ठीक है। सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, दैट इज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अगर जो सस्ता है वो बार बार रोएगा और महंगा एक बार रोएगा, वो जब खरीदते समय। खरीदने में भी तो रोएंगे, ज्यादा पैसा लगेगा। नाउ change the electrical wiring of house if it is overdue. Change the electrical wiring of house if overdue. Always use, ठीक है, अर्थिंग वायर। हमेशा एक अर्थिंग वायर रखो, ये भी नहीं कि बाहर तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कॉपर वायर गल जाता है ना बाहर। एंड सर्विस इज टाइम टू टाइम। यहाँ से करंट गई और जमीन में गई नहीं तो कुछ फायदा है? वो तो फिर इंसानों से जाएगी। सो ऑलवेज ऑलवेज यूज, देखो ऑलवेज
use earthing wire and check its serviceability. Time to time. अगला देखो, do not operate इलेक्ट्रिकल स्विचेस विथ वेट हैंड। ये नहीं कि आप कपड़ा धो के आए नहा गए चलो स्विच ऑन किया, ऐसा नहीं करना कभी। डू नॉट ऑपरेट, ठीक है, स्विचेस विथ वेट हैंड, गीले हाथों से आपको ऐसा नहीं करना है। No. Use fuse of correct rating. Use fuses जो भी है ऑफ, ये भी एक है करेक्ट रेटिंग। ठीक है, इफ unaware or do not know, do not rectify the electrical faults on your own. If you are having less knowledge or unaware of appliance, तो उसको खुद नहीं करना। Unaware or less known with appliance, then do not rectify electrical fault on your own। कि मम्मी से बोलो मैं तो तार और जोड़ लेती हूँ, आज मैं ही कर सकता हूँ। on अगला सवाल देखिए, नाउ वी विल कम टू एक्सरसाइजेस। नहीं तो मम्मी तो बोल देंगी पता नहीं ये कैसे पढ़ी है, ये कुछ कर रही थी, पर वो बताएंगे नहीं मम्मी कि इससे करवा रहे, वो हमारी आदत हो जाएगी तुम्हारी, जैसे हमने फ्यूज बदले जिंदगी भर। नाउ एक्सरसाइज पे आइए। सर इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है। इंटरेस्ट भी है? हाँ। क्या है इंटेक्स्ट में दिखाओ। 3 है कि 4 है? What precautions? ठीक है, ओके। इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 205। 205 ना? हाँ। पेज 205, ओके। हाँ जस्मिता, 2 सेफ्टी मेजर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, बताओ। यस, इलेक्ट्रिकल फ्यूज लिखना, इलेक्ट्रिकल फ्यूज एंड एमसीबी। सेकंड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल ओवन 2 किलोवाट का है पावर रेटिंग का और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पे चल रहा है, जिसकी करंट रेटिंग क्या है? 5 एम्पियर। मान लो अब मेरे कमरे में यहाँ एसी है, अगर टोटल हमारे पास 15 एम्पियर के हैं तो मैं इसमें 3 फ्यूज लगा दूं या 10 इलेक्ट्रिक, क्योंकि मैंने सब एमसीबी अलग अलग लगा रखे हैं, यहाँ पे 6 एमसीबी हैं, तो मैंने उसको बांट दिया। बांट देने का मतलब है 30 एम्पियर की यहाँ पर हमारे करंट ड्रॉ है, तो एक में 5 एम्पियर बांट के 3-4 फ्यूज लगा दिए एमसीबी, तो सेफ्टी हो गई कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूट कर लो लोड को। तो तुम्हारा अगर एक में गड़बड़ी होगी वो बार बार तुमको परेशान करेगा। अब कम से कम 4 चीजें चलती रहेंगी, वो एक ट्रिप हो गया, फिर तुम उसे ऑन नहीं कर सकोगे। मेरा एसी तो गड़बड़ होते ही रहते हैं, फिर एसी के गड़बड़ होने से वो एमसीबी गिर जाएगा और तुम्हारे यहाँ की लाइट भी चली जाएगी, तो तुम बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? जो वायर गल रहा था वो कौन सा वायर? कौन? वो गल रहा था तो उससे एक ट्रिप हो गया था,
जो भी था वो एसी की वजह से, मैंने एसी बंद कर दिया, वो क्लास चली, नहीं तो वो एक क्लास स्किप हो जाती। ठीक है, अगला देखो, संडे टेस्ट है। एन इलेक्ट्रिकल ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग है, और बताओ पावर दिया है 2 किलोवाट और वोल्टेज कितना दिया है, सप्लाई लाइन वोल्टेज 220 वोल्ट, तो और इसकी करंट रेटिंग 5 एम्पियर है। ठीक है, क्या ये सही रहेगा? मैं एक बाजार से फ्यूज खरीद के ले आया, उसकी करंट रेटिंग क्या है, 5 एम्पियर है। व्हाट रिजल्ट विल एक्सप्लेन? सो आई परचेज्ड अ इलेक्ट्रिकल फ्यूज, एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर रेटिंग। अगर अब देखते हैं करंट कितनी है ड्रॉ कर रहा है, तो उससे ऊपर का होना चाहिए ना फ्यूज। तो V इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू VI रखो। पावर कितनी है, 2 किलोवाट का क्या मतलब समझते हो, 2000 वॉट, और दिस इज 220 वोल्ट इनटू I। तो बताइए 2000 वॉट को क्या कहते हो, जूल पर सेकंड, और 200 वोल्ट को क्या कहते हो, जूल पर कूलम। ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, जरूरत नहीं है इसकी। सेकंड नीचे आ जाएगा, कूलम ऊपर चला जाएगा, तो I कितना हो जाएगा बताओ, ये 220 है, कितना है 220। अब मुझे बताइए 0 से 0 कट गया, और कितनी वैल्यू आएगी, ये 100/11 है, तो क्या 9.08 बनाएगी, चेक कर लेते हैं। तो अब ये कूलम ऊपर चला जाएगा, सेकंड नीचे आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 100/11 कूलम पर सेकंड। क्या कूलम पर सेकंड को एम्पियर कहते हो कि नहीं? तो यूनिट की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे बस डिवाइड करके देख लेना। तो दिस कम्स एज कितना आया बताइए सुनील? जीरो लगाया, डेसिमल लगाया तो 0 लगाया, फिर एक और 0 तो एक और 0, 9.09 एम्पियर। तो हर्षिता ये ठीक है जो मैंने फ्यूज दिया कि गलत हो जाएगा? ठीक है, तो इट विल रिजल्ट 5 का लगाओगे या तुम ओवर ड्रॉ कर रही हो करंट। 5 एम्पियर के फ्यूज में क्या तुम्हें 9 एम्पियर को चलने देगा? चलने ही नहीं देगा, मेल्ट हो जाएगा तुरंत। सो दैट इज it will result in melting of electrical fuse and not allow you to run the electrical appliance. It will result as drawn current, देखो drawn current is more than मतलब किससे ज्यादा है बताइए, more than, थोड़ी तेजी से बोलिए, more than rated current of electrical fuse, more than। सर इलेक्ट्रिकल फ्यूज अवन एक ही होगा क्या मतलब बुक में इलेक्ट्रिकल अवन लिखा हुआ है, तो फ्यूज और अवन एक ही चीज होगा? नहीं, फ्यूज अलग चीज है, अब उसमें तुम लगाओगी, अब फ्यूज तो सबसे पहले है। सर मतलब क्वेश्चन में तो इलेक्ट्रिकल अवन दिया हुआ है एज ए करंट रेटिंग, और नहीं क्या लिखा है, करंट रेटिंग कुछ लिखा होगा। सर स्टार्टिंग में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसकी करंट रेटिंग है। तुम्हारे सर्किट की रेटिंग 5 एम्पियर है, तुम्हारे सर्किट की जो रेटिंग है वो तुम्हारा फ्यूज ही तय करता है। किससे तय हो रही है? फ्यूज। तो अब तुम उससे जो भी है देन द रेटेड करंट लिखो, जो तुम्हारे डोमेस्टिक की करंट है ना, वो कितनी रेटिंग है, 5 एम्पियर ड्रॉ कर सकते हो। तो तभी तो अभी देखो तुम्हारी बुक में लिखा है कि 4.49 चाहिए था, तो 5 एम्पियर लगाया। एक लाइन पढ़ो उसके ठीक ऊपर, कहीं उसमें नोट में लिखा है, कहीं लिखा है इसमें, सभी बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो आप समझ गई ना, बात यही है कि इट इज मोर देन द रेटेड करंट। जितनी रेटिंग है घर की उससे ज्यादा तुम ड्रॉ कर रहे हो। वो कोई भारी भरकम तुम ओवन उठा लाए हो, जैसे होटलों में नहीं यूज होता है, और वो तुम घर में चलाना चाह रहे हो तो चल पाएगा। 2 किलोवाट के कई ओवन होते हैं, 1.5 किलोवाट का एसी है, इससे भारी होता है क्या ओवन? तो अगर ऐसा ओवन चलाओ घर में चल जाएगा, वो तो चल ही नहीं पाएगा, फ्यूज और उड़ जाएगा। सही है, मोर देन द रेटेड करंट। तो फिर क्या होगा बताइए? इट विल रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ फ्यूज।
एंड बट इतना ही लिख दो। मेल्टिंग ऑफ फ्यूज। अगला क्वेश्चन देखें। सर एक बार फिर से समझो, तुम्हारे घर में जो भी रेटेड करंट है अल्टीमेटली देखो इसमें क्या दिया है, रेटेड करंट ऑफ 5 एम्पियर है, तो हैज ए करंट रेटिंग, यानी इसका मतलब समझो, यूजर इज अलाउड at a time to draw how much current? 5 एम्पियर रेटिंग का मतलब समझिए, 5 एम्पियर रेटिंग ये क्या होता है, दैट इज द रेटिंग ऑफ फ्यूज। इसको एक बार और समझाएं, ये देखिए एक होता है मेन फ्यूज जो सरकार लगाती है, एक कंज्यूमर फ्यूज है, वो वहां मेन फ्यूज जो सरकार ने 5 एम्पियर का लगा दिया, तो तुम उससे ज्यादा ड्रॉ कर पाओगे। देखो एक मेन फ्यूज है, वो किसने लगाया, गवर्नमेंट ने लगा दिया, और एक तुम्हारा अपना कंज्यूमर फ्यूज है, तो अगर वो 5 एम्पियर से ज्यादा आपको अलाउ ही नहीं करेगी, वो मीटर में लगा तो मीटर के अंदर जल जाएगा। समझ आई बात की नहीं? दिस इज द मेन फ्यूज एंड दिस इज कंज्यूमर फ्यूज, तो तुम्हारा मेन फ्यूज जल जाएगा। ओके तो इसके बारे में ये है मेन फ्यूज। अगर 5 एम्पियर की रेटिंग से ऊपर का होगा, ये कंज्यूमर फ्यूज है, ये नहीं चल जाएगा तुम्हारा उससे। और ये कितने एम्पियर तुम करंट ले रहे हो उससे, क्या जल चलने देगा? जूल हीटिंग लॉ इसे अलाउ करेगा? I स्क्वायर RT के हिसाब से जल जाएगा, 9 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये एक मेन फ्यूज चल जाएगा। So if you are drawing more than the rated current, it will just melt। फ्यूज का मतलब ही मेल्टिंग है। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन का मतलब तुम समझते हो, मेल्टिंग, जो मेल्ट हो जाए उसे फ्यूज कहेंगे। पहले सेकंड पर कूलम लिखा था, कूलम पर सेकंड आपने बदल। ये देखो ना, अपॉन में ये S-1 है, C-1 देख लो, आप लोग भी देख लो, ये अच्छा बताने बंधन आप लोग, क्योंकि ये अपॉन में सेकंड है इसलिए नीचे स्लाइड कर गया, ये अपॉन में कूलम है तो ऊपर। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, आप लोग इसीलिए तो ऊपर गया कूलम। समझ में आ गई थी कि नहीं बात? अभी बताएंगे। दैट इज ए मेन फ्यूज है और ये कंज्यूमर फ्यूज है, यही जल जाएगा। चलो मेन फ्यूज जल जाएगा जो वहां सरकार लगा के दिया, ये कंज्यूमर, ये भी कोई भी जल सकता है, यहीं से जब ड्रॉ यही जल जाएगा। ठीक है, मेन फ्यूज यूज करो। आगे लिखें, बोलो, दिस इज द मेन फ्यूज और ये कंज्यूमर फ्यूज, ये जल जाएगा। ओके, मेन फ्यूज मिल गया। तो मैंने क्या लिख दिया है, 5 एम्पियर रेटिंग। बोलो बात समझ में आ गई ना हर्षिता? आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं। इट विल मेल्ट। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर आप ओवरलोडिंग से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सो मैनी हैवी एप्लियंस होते हैं, तो क्या उनको सिंगल सॉकेट में करना चाहिए? और क्या क्या करना चाहिए? ओवरलोडिंग के सारे एस्पेक्ट बताओ। ये भी सही बात कही, और बताओ। चलिए,
Question number 3. That is high power rating. Appliance जो भी हैं, that is not be switched on. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे एसी भी चला लिया, फ्रिज भी चला लिया, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। अगर सब कुछ एक साथ तुमने घर में ऑन कर दिया, नॉट टू बी ऑपरेटेड एट सेम टाइम। अगर ऐसे करोगे तो सबसे मेन वाला फ्यूज ही जल जाएगा। ऑपरेटेड एट सेम टाइम। और दूसरी चीज क्या होगा? मल्टी पिन सॉकेटिंग इज टू बी अवॉइडेड। मल्टी पिन सॉकेटिंग, बहुत सारी पिन एक सॉकेट में, इज टू बी अवॉइडेड। यूज ब्रांडेड स्विचेस, सॉकेट्स, प्लग्स एंड वायर्स, तो फिर ओवरलोडिंग नहीं होगी। यूज ब्रांडेड स्विचेस, सॉकेट्स, वायर्स, ठीक है, इन सबको करो। नाउ हैविंग ISI मार्क, उसमें कैसा मार्क होना चाहिए? ISI मार्क। इंडियन स्टैंडर्ड का ये मार्क होता है। इसका सिंबल देखो, कोई भी चीज यूज करो, कोई भी तुम प्रेस ले रहे हो, कुछ अगर ISI मार्क नहीं छोड़ दो, नहीं तो वो बिल्कुल फर्जीवाड़े वाली कंपनी है। ISI मार्किंग ऐसी ऐसे दिखती है ये देखो, ये अगर नहीं है किसी में तो आप उसे यूज ना करें। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी बताते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड, आगे देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। Commonly stands for Indian Standards Institute, the old name of the national standards body in India, which later became the Bureau of Indian Standards. Another meaning is Inter-Services Intelligence, Pakistan's military intelligence agency. ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। चलो अब एक्सरसाइज पे आओ। सर एक और पॉइंट हो सकता है ना? कौन सा? सर वो 5 स्टार रेटेड प्रोडक्ट वो है ना, पर उतनी जरूरत नहीं है, वो बहुत महंगे आते हैं। आपने हम लोग सबके घर में 3 स्टार रेटेड फ्रिज है, कोई 5 स्टार वाला नहीं करता। ये सब 3 स्टार हैं, जबकि सबसे महंगा तब इसे 3 स्टार है, कंपनी का नंबर 1 है। 5 स्टार का मतलब है वो सबसे लो करंट यूज करे और बहुत तेज चले, उसमें कोई ओवर हीटिंग ना हो। जैसे हमने पावर एफिशिएंसी नहीं कही है, जिसकी पावर एफिशिएंसी 96% होती है उसे 5 स्टार देते हैं। ओवरलोडिंग की बात है, ओवरलोडिंग की में यही है, अवॉइड ओवरलोडिंग। ये पहले 2 पॉइंट लिख देना बस। अगला देखो, एक्सरसाइज पे आओ सरोज, पहला सवाल बताओ, बताइए। अब इसमें थोड़ी बुक बदलो, तुम लोग पास इधर दीजिए, एक तो नई बुक है ना आपके पास, ये लो सर, तो फिर बचेगी नहीं तुम्हारे पास, इसी से देखो, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चंस इसमें कम ज्यादा हैं। Which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? श्रेया बताओ, इसमें कौन सा तुमको लगता है कि कैसी होती होगी? स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक वायर फील्ड कैसी होती होगी? The field consists of concentric circles centered on the wire. Concentric circles centered on wire, सही है, डी। अगला सवाल देखें जस्मिता, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, तो करंट क्या बहुत रिड्यूस हो जाती होगी कि चेंज नहीं होती होगी? बोलो। सी इंक्रीजेस हेवीली, इट इज वेरी करेक्ट। तीसरा देखें,
State whether the following statements true or false. Indrajit, the field at center of long circular coil. अगर तुम्हारे पास एक long circular coil है तो carrying current will be parallel straight line. Long circular coil. Long circular क्यों कह रहा है? Parallel at the center. मुझे लग रहा है ये सोलिनॉइड की बात कर रहा है, क्योंकि लेंथ का क्या मतलब है? यही होगा, लॉन्ग लेंथ से तो यही मतलब हो रहा है। तो बोलो इसके सेंटर में फील्ड कैसी होगी? पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखो सेंटर क्यों बोल रहा है अदिति, क्योंकि एज इफेक्ट होता है, एज इफेक्ट से बचने के लिए। नहीं तो वो अगर वो ये भी कह सकता था इनसाइड इट, लेकिन चूंकि उसको आपको 11th भी पढ़ाना है तो 11th में आप कहोगे 10th में तो ऐसा बोला तो आप बदल रहे हो, यू टर्न, तो इससे बचने के लिए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या कह रहा है? दैट इज एट सेंटर, किनारे पे थोड़ा सा खुलेगी ना, तो इसलिए वेल इनसाइड सोलिनॉइड। ट्रू होगा। तो क्या हुआ? ट्रू। ये सही है। सर एक बार फिर से बताओ। फिर से समझो, सोलिनॉइड में क्या सोलिनॉइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होती है मोनिका? अंदर होती है। हाँ यही तो कह रहा है, वेल इनसाइड। वेल हाँ किनारे पर भी नहीं होगी, क्योंकि किनारे से वो खुलने लगेगी, एक को नॉर्थ जाना है, एक को साउथ। कमरे से निकलोगे हॉल से तब भी हाय बाय टाटा करने लग जाओगे एक दूसरे से। ऐसा होता है नहीं होता? निकलते निकलते ही लोग वहां पर इधर उधर चलने लग जाते हैं कि हमारी चप्पल इधर रखी तुम्हारी उधर, वो चीज हो जाती है। सही है। सो वेल इनसाइड सोलिनॉइड इट इज यूनिफॉर्म, नॉट थ्रू आउट सोलिनॉइड। अगला आंसर देखो, ये ट्रू लिखो इसमें, एक आंसर ट्रू। बी का आंसर देखिए, ए वायर विद ग्रीन इंसुलेशन, ये फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए नोट क्या क्या करोगे? तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, तो हाउ कैन यू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? बताइए। ऐसे 2 मेथड बताओ। वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विद हेल्प ऑफ सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उससे भी कर सकते हैं। करंट कैरिंग वायर कॉपर का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। तो दीज आर 2 मेथड्स टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, यूजिंग परमानेंट मैग्नेट। अगर तुम परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाओगे? दूसरा, विद करंट कैरिंग सोलिनॉइड, बस 2 ही लिख देना। अगला सवाल देखें, एनी इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कह सकते हो। How does a solenoid behaves like a magnet? यही है, ठीक है। दूसरा है, now when is the force experienced by current carrying conductor is largest? आयुषी ये बताओ, करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में लगा हुआ है, ये करंट कैरिंग है। ये मुझे बता दो इसमें फोर्स कब लार्जेस्ट होगा, कब सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा? अगर ये इससे कनेक्टेड है बताइए आप, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, कब इस पे फोर्स लगा, कब ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा? एक्सटर्नल में एक और बताओ, और चौथा भी बताओ। हाँ बोलो, दैट बोलो, थीटा थीटा भी ना बोलो, ऐसे बोलो, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू रॉड। साइन थीटा वो भी बोल सकते हो, जैसे टीचर कंसीडर ना करें, एक होता है कि अनाड़ी की लैंग्वेज, एक खिलाड़ी की लैंग्वेज। तो टीचर ना समझ पाए तो तुम खुद अनाड़ी बन जाओ, कह दो सर वो तो हमें पता नहीं सर साइन थीटा, ऐसे बन जाओ जैसे जानते ही ना हो, तो वहां पे वो चल जाती बात। समझ आई बात की नहीं? और ज्यादा टेक्निकल बनने लगोगे फिर टीचर बायो सेवर्ट लॉ पूछेंगे तुमसे, सुनाओ तो नहीं बता पाओगे। पूरे पॉइंट भी कर दो, अपनी बात भी कह दो, सही कि नहीं? तो चौथी चीज, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू रॉड। वैसे तो पूरा फार्मूला F = BIL sin थीटा हमने बता दिया है,
4 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट क्या बताइए? इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज्ड। दूसरा क्या है दिव्या? लेंथ ऑफ रॉड इंक्रीज्ड। तीसरा क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाओगी जस्मिता? इस यूजिंग स्ट्रॉन्ग हार्श शू मैग्नेट। हार्श शू नहीं यूज करना चाहते हो तो एक एंड इधर रख लो और एक इधर ये रख लो, तो भी तो बन जाएगी। जरूरी नहीं कि हमारे पास नहीं है वैसा, तो ऐसे कर लो और बीच में बाहर 2 मैग्नेट से भी काम चल जाएगा, है ना? नॉर्थ से साउथ आ जाएगी। जरूरी नहीं कि ये वाला मैग्नेट हो, 2 लगा दो। और चौथी चीज क्या है? कीप मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू करंट कैरिंग। कीप मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू। अगला सवाल देखिए। जो फोर्थ क्वेश्चन है तो उसमें प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट तो पहले से करता है, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का नहीं लिखेंगे टॉरॉइडस वाला? नहीं, ये सही लिखा है, इसमें भी एस चार्म में प्रोड्यूस्ड है। कैसे तुम किसी जगह पे प्रोड्यूस करोगे मैग्नेटिक फील्ड? एक मैग्नेट ले आओ। सर वो प्रोड्यूस करना यानी कि वो हो नहीं रहा है, तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सही आंसर इसमें दिया है कहीं पर। सोर्स लिस्ट 3 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक। 3 सोर्स कौन से? मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स कौन कौन से? मेथड्स बोले कि कैसे करेंगे? मेथड्स मेथड से। अच्छा, क्वेश्चन ही बदल दिया ना, पहले लिखा था सोर्स, चलो बदल दो इसको। पहले वाली बुक में था, पुरानी बुक में लिखा है 3 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। मेथड है, मेथड्स। इसको फिर भी देख लेते हैं। एक बार कंफर्म करने, गलत नहीं होना चाहिए आपका। लिस्ट 3 मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसमें भी है परमानेंट मैग्नेट, ये सही है, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है? दैट इज पहला आंसर है, यही इसमें भी दिया है। पहला क्या है? यूजिंग ए परमानेंट मैग्नेट लिखा है कि नहीं? और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर तीसरा लिखना होता है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तुमको ऐसा लगता है सेफ खेलना चाहती है तो तीसरा लिख दो यूजिंग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, वरना ये आंसर चल रहा है। ये देखो प्रोड्यूसिंग लिखा है और इस बुक में भी यही दिया है। तीसरा क्या लिख लो? विद करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसका फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। वो लिख सकते हो आप, वो चल जाएगा। ठीक, आपके रेफरेंस के लिए। 5th क्वेश्चन देखिए, तो गया 6th देखो। इमेजिन यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, उसी तरीके से मिलता जुलता है। Now, so sitting in a chamber with back your wall, इलेक्ट्रॉन बीम तुम्हारे बैक से होती हुई आ रही है। ये एक चैम्बर ले लिया और चैम्बर में आप कुर्सी डालकर बैठे हो, ठीक है? सिक्स्थ का भी लिखते हैं। हाँ सिक्स्थ क्वेश्चन में है ना? यही है क्या? सिक्स्थ क्वेश्चन। 6 लिखो इसको, सही। अब देखो यहाँ पर तुमने कुर्सी डाली और यहाँ पर आप बैठ गए। अब देखिए, नाउ
इसमें पीछे से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से चली। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन बीम चल गई तो अब मुझे बताओ, इट इज डिफ्लेक्टेड मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक टू फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट। पीछे से आ रही थी इलेक्ट्रॉन बीम और राइट चली गई। देखो ये तुम्हारी समझो पीछे से आ रही है, राइट चली गई। अपने अपने पीछे से सोचो बीम आ रही है और कहाँ चली गई? राइट चली गई। अच्छा सही है, बताओ करंट पीछे से आगे आ रही थी आगे से पीछे? बोलो। सबसे पहले मोनिका ने बताया आगे से पीछे, इनकी मानी जाएगी क्योंकि टैलेंटेड है ना। जैसा कि मोनिका ने बताया कि सर इलेक्ट्रॉन के ही उल्टा क्या चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती करंट। तो तुम अपने हाथ को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को ऐसा करो, पीछे करंट जा रही है, पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा, तो ऐसा बनाओ कि करंट पीछे। अब बोलो किधर डिफ्लेक्ट हुआ? तुम्हारे राइट। तो फोर्स को तुम राइट करो, करंट को पीछे। ये वाली मिडिल फिंगर करंट होती है FBI, और फोर्स को करो राइट। पीछे से आने वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो बोलो फील्ड कहाँ है? नीचे से फील्ड की डायरेक्शन बताओ। डाउनवर्ड। FB, तो इसके ऊपर नॉर्थ होगा मोनिका के नीचे? कैलकुलेट करने लगे आप, बोलो। ऊपर नॉर्थ, करेक्ट। जैसा कि वंदना ने बोला ऊपर नॉर्थ, ये बहुत अच्छा बताती हैं, हर चीज को क्लियरली बताते हैं, क्योंकि इनको ये बात पता थी कि नॉर्थ से साउथ फील्ड चलती है। बोलो सही है। तो नॉर्थ ऊपर होगा, नीचे से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ से साउथ होती है कि नहीं? तो अब फिर से अब एक बार उंगली देखो, आई इधर दिखाओ, अब पीछे से आने वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हारे राइट हैंड पे गया है, इधर क्यों गया? तो फोर्स इधर हुआ, और बोलो फील्ड किधर हुई? सही है, समझ में आ गई? सो लिखो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज डाउनवर्ड, इट इज एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बस इतना लिखने से पूरा आंसर सही। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is downward, it is as per Fleming's left hand rule। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सर डायग्राम आया है? क्या चीज? डायग्राम बनाना नहीं है, मैंने आपके समझाने के लिए किया है। अगर बना दोगे गलत नहीं होगा, आपको टीचर कहीं ना कहीं देगा उसका, जितना आप कर सकते हो। आसान चीजें, लंबा लिखने से अच्छा रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखो। सर इसमें फर्स्ट में पूछा, सेकंड, थर्ड और भी है, हाँ से सब पार्ट। और क्या पूछना? अरे सर 7 क्वेश्चन है वो 6। यही तो है सर वो 7th क्वेश्चन है सर, वो तो होता है। मिसप्रिंटिंग अब 7 देखें, तुम लांबा से ले आई हो, सारे प्रिंट सारे सब- कुछ प्रिंट। सस्ती किताब लाई। लांबा की लड़की की शादी हो रही है, आज गुरुद्वारा में लंगर करा रहे हैं। कितने बजे? कितने बजे? बंद हो गई? 5 तारीख तक बंद है सर आज तो कार्तिक लांबा। बंदी है ना? सर तो गुरु नानक जयंती हाँ वो भी है, सर तो कार्तिक पूर्णिमा भी है। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली भी है, सर इसलिए हो रहा है लंगर। लंगर इसीलिए हो रहा है। अब आगे देखो, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन, सब कंट्रीब्यूट करते हैं, पूरा लंगर थोड़ी कराए। अब देखो वो अपनी तरफ से पत्तल चलवा देगा कि मेरी तरफ से पत्तल नहीं सकती, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन ए स्ट्रेट करंट। ये सब सवाल पलक को बताने हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, किस रूल से पता करो? सही है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छी बात है। करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर इंड्यूस, ये अभी छोड़ दो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर तुम्हारे से हटा दिया गया।
ये क्वेश्चन हटिए लगेगा वो है ही कहाँ, पढ़ाया ही कहाँ जाता है। ठीक है तो नंबर हटिए हाँ दैट इज, ये नहीं लगेगा, इसको कहेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड। क्वेश्चन हट वो गया मोटर का ही चैप्टर ही हटा दिया, मोटर भी हटा दी, जनरेटर भी, उसमें से डिलीट नहीं किया। क्वेश्चन हट गया लेकिन अब वो क्वेश्चन अगर आंसर है तो लिख देना फ्लेमिंग्स राइट हैंड, क्वेश्चन नंबर डिलीट हो गया उस क्वेश्चन हटाया हुआ है ना। उल्टा हो गया चलो फर्स्ट किससे है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने तुमको दिखाया था ना, वो बल्ब जल जाता था पास लाने पे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक मोटर चलती थी तो बल्ब जल जाता था, वो उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, दैट इज टेस्लास कॉइल, या और भी बहुत सारे एप्लीकेंस उसी तरह के, लेकिन वो अभी हट गया है। जनरेटर प्रिंसिपल, एक बार मैंने आपको वो चला के बल्ब भी जलवाया था, वो सब में इंडक्शन वो रहा था। करंट इंड्यूस्ड का वर्ड है कि करंट पैदा होना, ऐसा मैंने तो कभी आपको सिखाया नहीं। हमने तो ये नहीं बताया ना आपको कि करंट पैदा होगी, तो वो चीज आगे 5-6 पेज हट गए। इंडक्शन ऑफ करंट, करंट इंड्यूस, ये फैराडे का लॉ है, फैराडे का पूरा पोर्शन हटा दिया। सेकंड का आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और थर्ड का आंसर क्या होगा, मैं लिखा दे रहा हूं लेकिन आएगा नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, तो व्हाई शॉर्ट सर्किट अकर, मैंने पूरी डिफिनेशन बता दी है। व्हेन लाइव वायर एक्सीडेंटली कम्स इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर बाईपासिंग द resistor, then there is a sudden rise in current which leads to, ठीक है, फ्लैश एंड हीट, क्या होगा, एंड बर्निंग ऑफ द कोलेट्रल एंड लाइट्स, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंस को क्यों अर्थ करना नेसेसरी है, देखो इस चीज को। हो गया इट इज नेसेसरी, देखिए चलिए हो गया है ना, एक लाइन और लिखा दें इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख लो, एक लाइन और जोड़ दो इसमें, लिखिए अच्छी लाइन। इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट, इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट अर्थ वायर टू मेटल बॉडी, किसमें, ऑफ यूजर एप्लायंस, जिसे यूज कर रहा है, बल्ब में नहीं लगाना है, वहां कौन छूने जा रहा है, ठीक है, मेटल बॉडी टू एप्लायंस टू गिव सेफ्टी टू यूजर and prevent him or her ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो फीमेल ही चलाएंगे घर में, आयरन भी चलाएंगे, ओवन भी चलाएंगे, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। कुछ चीजें आपके लिए, define
नहीं सर्कुलर लुक में आई थिंक ये वाला है ये दोनों कैसे ये नहीं बनाना ये बनाना ये बनाना सर ये सर्कुलर लुक वाला कैसे बनाना है ये वाला बनाना है ये वाला वो डाउट दो सर्कुलर कॉइल होगा ना? सर्कुलर कॉइल भी लिख सकते हो, लूप भी लिख सकते हो। मैंने कॉइल लिखा था क्या सर पहले? आपने कॉइल वाला कराया था। कॉइल और लूप एक ही चीज है। कॉइल लिख लो, कॉइल तो भी लिखाया था ना, दोनों का लूप लिखो। बुक में लूप लिखा है क्या? सर दोनों एक ही बात है। नहीं सर एक ये लूप का डायग्राम है और ये कॉइल का है नहीं, यही एक ही चीज है, सर आपने कॉइल वाला दोनों वही चीज है। कोई भी बना दे दोनों सिंगल वाला बनाओ, इसमें बहुत सारे बनाने के, एक सिंगल ही तो है, सब एक ही चीज है। कॉइल और लूप एक ही बात है। वन का, टू का, थ्री का, 5 का, 10। 5 के बाद 10 ही है ना, यस यही है।